तो सिल्वर ड्रैगन कैसल के गार्डन में अब अपने पेरेंट्स के पास आकर नोआ वो स्क्रॉल दिखाती उन्हें बताती है कि ये वो होमवर्क था जो उसकी एकेडमी द्वारा उसे दिया गया था। और फिर वो दोनों भी उस स्क्रॉल को पकड़ते खोलते देखते हैं और जब वो उसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि नोआ को टास्क दिया गया था 800 शब्दों से पार पार का कैसे लिखने के लिए, जिसमें बात की हो फैमिली और खुशियों की। और ये चीजें पढ़ने के बाद लियोन और रोजवेस दोनों ही एक ही साथ नोआ से पूछते हैं कि क्या ये कोई ऐसे कंपटीशन था। जिस बात पर हाँ करते नोआ बताती है कि हाँ, इस कंपटीशन के अंदर उसकी क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट फैमिली के ऊपर ऐसे लिखने वाले थे क्योंकि उसके बारे में ज्यादा चीजें डिस्कस करने की थी। और साथ ही साथ वैसे भी यहाँ पर काफी फैमिलीज ककून्स की होती थी, काफी ड्रैगन्स की। इसीलिए नोआ एकदम मोटिवेट हुई कहते हैं, इसीलिए ये सभी बातें जानने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम अपनी चीज को एडवांटेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और मैं और भी कमाल की चीजें विविपारस ड्रैगन फैमिली के बारे में दिखाना चाहूंगी। और ये बात सुनने के बाद साइड से उसकी भोली बहन मोन आकर पूछती है कि अच्छा, अगर यही बात थी तो फिर आखिर विविपारस फैमिली की यूनिक एडवांटेजेस आखिर क्या थे। जो बात सुनने के बाद नोआ थोड़ा सोचती है और फिर कहती है वो चीज है मॉम और डैड का आपसी प्यार। और अचानक ही ये शब्द सुनकर लियोन और रोजमेस दोनों को एक बहुत ही बड़ा झटका मिला था कि क्या उसने अभी अभी मॉम और डैड का प्यार कहा। और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते कहते हैं हमारे बीच में प्यार आखिर ये कब से होने लगा। एंड ऑब्वियसली ये पूरी बात वो अपने बच्चों के सामने तो नहीं कहते, बट डेफिनेटली उनके रिएक्शन आगे की बातें साफ जाहिर कर रहे थे। और अब नोहा बिल्कुल सीरियसली अपने मॉम और डैड को मनाने लगती है कि इस चीज के लिए उसे मटेरियल और इंस्पिरेशन की जरूरत थी जो बेशक उसके पेरेंट्स थे। और पीछे ये बातें सुनकर एकदम एक्साइटेड हुई मोहन भी हाथ खड़ा करती बताती है हाँ, मैं भी ये चीज देखना चाहूंगी क्योंकि सुनने में तो ये कमाल का लग रहा है। जो बात सुनने के बाद लियोन भी प्राउड होता कहता है हाँ, कोई बात नहीं, आखिरकार मेरी बेटी ने मुझसे ये काम करने को कहा है तो बेशक ये करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एग्री करती चुपती रोजवेस भी नोहा से पूछती है तो नोहा, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम कैसे चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करें। जिस बात पर फिर साफ साफ नोहा कहती है कि उन्हें यहाँ से साथ में कल स्काई सिटी जाना होगा, वो भी डेट पर। जो बात सुनकर दो पल के लिए वो दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि बेशक ऐसा उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं किया था। और फिर यहाँ से सीन स्किप होता है सीधे अगले दिन की तरफ और यहाँ स्काई सिटी में वो दोनों पहुंच चुके थे। और अब रोजवेस और लियोन को दोनों को ही काफी अनयूजुअल कपड़ों में पाते हैं जो कि उन पर थोड़े अजीब लग रहे थे क्योंकि वो नॉर्मली इस स्टाइल के कपड़े बिल्कुल नहीं डालते थे। बट ये जो आज उन्होंने डाल रखा था वो उनकी बेटियों द्वारा तैयार किए गए स्पेशल आउटफिट थे जो कि उन्होंने कपल फिट देने के लिए सेट किए थे। और अब वो दोनों ही कंफ्यूज थे कि आगे क्या करना था कि लियोन फिर थोड़ा हिचकिचाता मुंह फेरता कहता है हाँ, चलो पर डेटिंग करना शुरू करते हैं। जिस पे रोजवेस भी सिर हिलाते कहती है हाँ, जरूर करते हैं। और फिर आगे इधर उधर चलते चलते वो दोनों आपसी बातें कर रहे थे कि क्या नोहा को अपनी उम्र में पता भी है कि एक्चुअली में डेटिंग कहते किसको है। जिस पे रोजवेस बताती है कि बेशक उसे पता है क्योंकि स्टार्ट से ही नोहा कोई आम बच्ची नहीं थी और वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा चीजें पहले से जानती है। जिस पे लियोन भी हंसने लगता है क्योंकि आखिर वो बेटी किसकी थी कि पीछे हम देखते हैं उनकी दोनों बच्चियां भी अपने माँ बाप की डेट पर नजर रखे हुई थी ताकि वो इंस्पिरेशन ले पाए। और फिर लियोन रोज से पूछता है वैसे तुमने पहले कभी डेट किया है। जिस पे मना करती रोज बताती है कि उसके पहले 100 साल पढ़ाई की वजह से बिजी थे और अगले 100 साल उसके करियर में बिजी रहे तो आखिर उसे रोमांस के लिए टाइम ही कहाँ मिलता। और यही सवाल घुमाकर वो लियोन से पूछती है जिस पे वो बताता है मेरे पहले 15 साल पढ़ाई से बिजी गए और फिर जाकर अगले 5 साल करियर की वजह से बिजी रहे और ये पिछले 2 साल एकदम बच्चे पालने में बिजी गए। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ वैसे देखने लगते हैं कि ना भाई, उन दोनों को ये डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं था तो फिर आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। तभी जिस बात का आंसर देती रोजवेस कहती है हाँ, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि कल रात मैंने जाकर हर एक चीज का इंतजाम पूरा कर दिया था। और ये बात वो पूरे कॉन्फिडेंस में कर आई थी क्योंकि उसने कल रात लगाकर डेटिंग और रोमांस से रिलेटेड काफी चीजें पढ़ी थी। और उन बुक्स के बारे में जानकर लियोन उसे कहता है क्या मतलब तुम रोमांस नॉवेल्स पढ़कर आई हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि डेटिंग यहाँ पर हो रही और वहाँ पर हो रही सेम होगी। खैर फिर वो भी थोड़ा हिचकिचाता बताता है हाँ, देखो कल रात मैंने भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और कुछ कॉमन जगहों के नाम जाने जहाँ पर कपल्स वगैरह जाते रहते हैं और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहा था। पर लियोन ने खुद ये इन्फॉर्मेशन रोमांस नॉवेल्स पढ़ कर ली थी। इन दी एंड दोनों ही एक ही खेत की मूली थे। और फिर वो अपनी लिस्ट को उठाता है और बताता है कि इसमें कोई भी अजीब वगैरह कपल गेम्स नहीं थे, ना ही कोई फिजिकल आपसी मेल था, पर साथ ही साथ इसमें पेरेंटल लव के रिलेटेड काफी चीजें थी। और जब तक वो ये चीजें उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करेंगे वो पक्का इस डेट में फेल नहीं होंगे। जिस लिस्ट को देखकर रोजवेस भी खुश होती है और लियोन एकदम मोटिवेट हुआ कहता है तो अब बारी आ चुकी है नोहा को एकदम परफेक्ट डेट मटेरियल देने की। और फिर वैसे ही वहां से वो जाते हैं पहले साथ में कुछ डेजर्ट खाने और जू के आसपास आकर वो आइसक्रीम वगैरह खाने लगते हैं। और उन्हें पीछे से चुप कर ही मोहन और नोहा देख रही थी जहाँ नोहा लिख रही थी और मोहन चुपचाप खा रही थी। और फिर वो जाते हैं साथ में सामान खरीदने और रोजवेस अलग
अलग अलग ड्रेसेस वगैरह चेक करती है। जो देखता लियोन तो बस एक ही बात सोच रहा था कि ये फीमेल ड्रैगन चाहे जो डाले उसे सूट तो कर ही जाएगा। और इस बार पीछे से नजर मुंह रख रही थी और फिर वो जाते हैं साथ में एक शो देखने और दोनों ही साथ में शो एंजॉय कर रहे थे कि पिछली एक बंदे की सीट पर मुंह और नोहा उस बंदे को शांत रहने को कहते हैं और अपना डिटेक्टिव का काम चालू रखते हैं कि तभी शो के दौरान ही और तभी उसका अनाउंसर रोज और लियोन दोनों को ही स्टेज पे बुलाता है। जो दोनों ही बेचारे इस बात से काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और स्टेज के दौरान ही लियोन को अपना प्यार जाहिर करने के लिए रोज को रिंग देकर प्रपोज करना पड़ता है और वो भी थोड़ी शर्मा जाती है उससे रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे वो अपने जवानी के दिनों को एंजॉय कर रहे थे। खैर मैं भी कर भी रहे थे, बट इन दी एंड वो रिंग एक्सेप्ट कर लेती है और शो को चुपके से मशरूम बने मुंह और नोहा दोनों खुशी से देख रहे थे और नोहा काफी बातें लिख रही थी। और फिर आगे जाकर वो आते हैं फॉर्चून टेलिंग हाउस में, जहाँ पर उनका स्वागत एक लेडी करती है और वो सुंदर से दिखती फॉर्चून टेलर रोज वाइस से कहती है, मैडम आप एक स्कॉर्पियो हो ना? जो बात से हैरान होकर रोज वाइस कहती है कि बिल्कुल हाँ, और उसका बर्थडे अक्टूबर 25 को आता है। बट ये बात आखिर उस फॉर्चून टेलर को कैसे पता चल गई? और लियोन ये देखता बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था कि फिर वो फॉर्चून टेलर कहती है कि स्कॉर्पियो लड़कियां जो होती हैं वो बाहर से तो बहुत ही कोल्ड और ठंडी दिखती हैं, पर अंदर से वो बहुत ही पैशनेट और अनियंत्रित होते हैं। और ये एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो प्यार और नफरत दोनों करते हैं, पर जब अगर एक बार रोज इस प्यार में पड़ गई तो वो उस प्यार को जीत कर ही रहेगी, चाहे तो उसकी जान को कुछ भी हो जाए। और ये बातें सुनकर लियोन इस बात पर बिल्कुल विश्वास न करता कहता है इस चीज से बस बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए है। कि फिर लियोन की तरफ देखती वो लेडी बताती है, सर आप एक लियो हो ना? जो बात से लियोन भी थोड़ा शौक होता कहता है, हाँ मैं लियो हूँ। जो बात सुनने के बाद वो लेडी बताती है कि तभी यही बात थी, क्योंकि रोज वाइस और लियोन के दोनों ज़ोडिएक साइन आपस में एकदम बनते ही नहीं थे, यानी इनकम्पैटिबल थे। जो बात सुनते ही लियोन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि एक्चुअली में यही तो बात थी, रोज और लियोन की आपस में बनती ही कहाँ थी। और वो एकदम इम्प्रेस होकर वो से कहता है, मास्टर क्या ये बात सच्ची है? और ये कहता वो मन में सोच रहा था ये शायद उनकी आपसी में नफरत इस ज़ोडिएक साइन की वजह से ही थी। और ये बात सुनती मुस्कुराती वो फॉर्चून टेलर बताती है कि लियोन की वाइफ का ज़ोडिएक साइन काफी सेंसिटिव और इनसिक्योर था अपने एनवायरनमेंट और सराउंडिंग में हो रहे चेंजेस की वजह से, इसलिए लियोन को यहाँ पर खुद से रोज वाइस को सिक्योरिटी का एहसास दिलाना पड़ेगा और अपने प्यार को और भी अच्छी तरह से जताना पड़ेगा। जो बातें सुनकर रोज और लियोन दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं और दोनों ही थोड़ी थोड़ी शर्माने लगते हैं कि उसे रोज वाइस को अपना प्यार और भी जताना पड़ेगा। तभी अपने हाथ को पंखा बनाती उसे झोलती रोज वाइस कहती है, आखिर जगदम अंदर गर्मी क्यों बढ़ने लगी? जिस पे लियोन भी हाँ करता कहता है कि सही बात है, इस टेंट के अंदर तो गर्मी ही बहुत है। और फिर वो फॉर्चून टेलर बताती है कि वो अपने क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल कर देखेगी ताकि वो उनके जल्दी आने वाले उनके फॉर्चून के बारे में उन्हें बता पाए। और जब वो क्रिस्टल बॉल बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है, वो लेडी उन्हें अपने हाथों को उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर रखने को कहती है, जो काम पहले लियोन जाकर करता है। और उसके ऐसे करते ही वो बॉल बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है। और बाय द वे एक राज की बात और जान लो कि यहाँ आने से पहले जब रोज वाइस बाथरूम गई थी, लियोन ने एक्चुअली में सेल्फ सर्विस प्रिंटिंग मशीन से रोज वाइस की बर्निकल आउटफिट में 5 फोटोज निकलवा ली थी, जिसका वो बाद में काफी अच्छे से इस्तेमाल करेगा। खैर पर वापस हम देखते हैं और अब उसे काफी चमकती क्रिस्टल बॉल को देखते हुए वो फॉर्चून टेलर बताती है कि हाँ उसे वो दिख रहा था, वो सब कुछ देख पा रही थी। उसे लियोन के बारे में काफी चीजें दिख रही थी, लोहे की जंजीरें और रेलिंग्स वगैरह दिख रही थी। और फिर वो बताती है, सर मुझे नहीं पता था कि आप एक बार जेल भी जा चुके हैं। जो हादसा याद करने के बाद रोज वाइस एकदम हंसने लगते हैं, क्योंकि उसे याद था कि लियोन का जेल में क्या हाल था। और ये बात सुनकर लियोन यहाँ पर हक्का बक्का हो जाता है कि यहाँ पर फिर वो फॉर्चून टेलर बात को आगे बढ़ाती बताती है कि सिर्फ 100 गोल्ड कॉइंस में वो उसकी मदद कर सकती थी इससे जेल से बाहर आने में। यानी वो उसे पहले ही बता देगी कि क्या नहीं करना है ताकि वो आगे भविष्य में जेल ना पहुंचे। जो सुनता लियोन कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर रखा है। कि रोज में सस्ती हुई उसे पकड़ती बताती है कि कोई भी बात ही नहीं, अगर लियोन को भविष्य की मुश्किलों से बचने के लिए थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी तो वो उसकी यहाँ पर मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। फिर मुड़ता हुआ लियोन कहता है, चलो यहाँ से चले, हमें फालतू में इसके पास आकर यहाँ पर अपने पैसों को बर्बाद करने वाली गेम्स को नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही चलते हैं और अंततः ये हमारे पूरे पैसे खा जाएंगे। और फिर रोज वाइस भी थोड़ा सोच कर लियोन को फॉलो करती वहाँ से जाने लगती है कि पीछे से आवाज देती वो फॉर्चून टेलर चिल्लाती बताती है, रुको रुको तुम दोनों अभी जाओ मत, रुको मैं तुम्हें और बताती हूँ तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होगा। और फिर आगे कुछ और चीजों को देखती वो कहती है कि उसे अभी अभी देख कर पता चला है कि लियोन और रोज वाइस के आगे भविष्य में और भी बच्चे होने वाले हैं। पर वो दोनों उसकी एक न सुने पर्दे को खोल वहाँ से जाने लगते हैं कि चिल्लाती हुई पीछे से वो फॉर्चून टेलर कहती रह जाती है कि वो सच में यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ नहीं
सही बोल रहे थे और ये बात उसने बिल्कुल सच जानी थी कि रोज वाइस और लियोन के भविष्य में बहुत सारे बच्चे होंगे। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और रोज वाइस चलती हुई लियोन से पूछती है कि आखिर उसने वो आगे का खेल क्यों नहीं खेला जिस पे थोड़ा चेहरा बना है। लियोन कुछ बातें सोचता है और फिर रोज वाइस को याद करवाता कहता है, तुमने उसकी आखिरी में वो कई बात ध्यान से नहीं सुनी जो उसने अभी अभी कहा कि हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है? जो बात पे ध्यान देती रोज कहती है कि आप बात तो बिल्कुल सच्ची थी, ये होना तो नामुमकिन है। मैं क्या कहूँ, झूठ की भी सीमा होती है लियोन और रोज वाइस। खैर फिर आगे हम देखते हैं। रोज बताती है कि आज उसने काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस की है जो उसने पहले कभी भी नहीं सोचा था वो करेगी और ये सच में उसे काफी अच्छा लगा था। और फिर लियोन के चेहरे के पास आती वो मुस्कुराती बताती है, वैसे आज का दिन ऐसा नहीं लगा जैसे हम सच में डेटिंग कर रहे थे। और ये अनयूजुअल बात जगते में उसके मुंह से सुनकर लियोन थोड़ा हक्का बक्का होता संभलता कहता है, वेल जब तक तुम्हें पसंद आया तो कह सकते हो कि ये लगता था। और फिर आगे की दिशा की तरफ इशारा करता लियोन कहता है अपने आगे बढ़ना चाहिए और रोज पूछती है कि वो आगे कहाँ जा रहे हैं, जिस पे वो बताता है कि उनकी इस डेट का आखिरी स्टॉप था यहाँ से बीच पर जाना और साथ में सनसेट को देखना। और उनकी डेट जारी थी, पीछे मिनी ड्रैगन स्क्वाड की बिल्कुल रेडी थी। और फिर लियोन और रोज वाइस उस बीच पर आ जाते हैं जो कि स्काई सिटी से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ता था। और वहाँ उस बीच पर आकर लियोन एकदम हंसता हुआ कहता है कि आखिरकार वो अपने डेट के आखिरी स्टॉप पर आ गए, ऐसे सुंदर और शाम के वक्त शांति से भरे बीच में। और बॉस मारी खड़ी रोज वाइस लियोन से पूछती है, वैसे तुम्हें यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब सा नहीं लगता? और हाँ, सच में उस जगह पर शांति तो थी, पर आसपास का माहौल देखने पर समझ भी आता है क्यों थे, क्योंकि सभी अपने काम से काम रखे हुए थे और हर जगह पर कपल्स ही कपल आपस में रोमांटिक बने एंजॉय कर रहे थे। जो चीजें लियोन देखता कहता है, हाँ क्या करे, ये जगह सच में एक डेटिंग पैराडाइज जो है। खैर चलो यहाँ से उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर लोग थोड़े कम हो। और फिर वो दोनों वैसे ही बीच में बातें करते करते आगे अपने ही अकेलेपन और दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हमारे द्वारा देखा जाए तो इन दोनों का माहौल खुद से ही ऑलरेडी काफी रोमांटिक सेट हो चुका था। और सूरज की तरफ देखता लियोन कहता है, ये बहता हुआ सूरज रोज वाइस के सिल्वर बादल को एकदम सुनहरे रंग में दिखा रहा है, जो चीज मुझे थोड़ी थोड़ी नॉवेल्स की याद दिलवाती है जो मैंने पढ़ी थे। और रोज वाइस भी नोटिस कर लेती है कि लियोन उसे काफी घूर कर दिख रहा था। जो उसे वापस से देखती वो उससे पूछती है, हे तुम क्या लगातार बस मेरी ओर घूरी जा रहे हो, क्या इसकी कोई वजह है? जो सुन शर्माता लियोन फटाफट अपना चेहरा दूसरी तरफ बढ़ लेता है और फटाफट अकेले आगे की तरफ बढ़ जाता है और चलता हुआ बताता है कि आखिर वो रोज वाइस की तरफ क्यों ही घूरेगा। और वो तो एक्चुअली में बस ऐसे सुंदर और चमकते सूरज की तरफ देख रहा था जो ढलते वक्त आलीशान दिखता था कि फटाफट उसके साथ कैचअप करती रोज उससे बताती है कि लियोन सच में काफी जिद्दी बन रहा था और उसने उस टाइम भी मना कर दिया था जब उसने लियोन को बताया था कि वो अपनी क्लासमेट के सपने देखता था। जो सुन लियोन साफ कहता है, अरे सच में मैं कसम खाकर कहता हूँ कि लौती औरत जीव जिसके साथ मैं कभी रिश्ते में आया हूँ वो सिर्फ तुम हो। तो फिर आकर तुम बार बार उसकी ये बात क्यों करती रहती हो? कि तभी वो एक बात नोटिस कर कहता है, एक मिनट, कहीं मैं इस चीज की वजह समझ तो नहीं गया? अच्छा अब मैं समझा, तुम इस बात की इतनी ज्यादा परवाह क्यों करती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे जेलस हो? और ऐसी हवा से लियोन इसलिए निकाल रहा था क्योंकि उसके शब्द पूरे होने से पहले रोज वाइस ने उसका मुंह बंद कर दिया था और वो फटाफट इस बात से इनकार करती साफ करती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और फिर एकदम तीखी मुस्कुराहट देकर वो एकदम उसके करीब आती कहती है कि उसने उसके बारे में काफी धमाकेदार चीजें रात को कही थी। और क्या लियोन वापस से उन बातों के बारे में सुनना चाहता था जिस पर लियोन फटाफट सिर हिलाता है ताकि वो जान पाए कि आखिर उसने क्या कहा था। कि फिर फटाफट उसे छोड़कर वहाँ से भागते बॉस्ती बताती जाती है कि वो उसे वो बातें बिल्कुल नहीं बताने वाली। तो लियोन उसे धीरे धीरे कर खुद से गेस कर सकता है और लियोन भी तेजी से पीछे उसके भागता और उससे चिल्लाता पूछता रहता है कि आखिर उसने रात को और क्या कहा था। और दूर पेड़ के पीछे दोनों बच्चियां छुपी आपस में बातें कर रही थी और मोहन बताती है कि उनकी माँ तो सच में काफी मुस्कुरा रही थी। और नोआ थोड़ी निराश हुई कहती है, डैम इट, आज सुबह को मुझे मेरा कैमरा नहीं मिला वरना मैं इतने कमाल का सीन ये खींच पाती। और साथ ही उनका ध्यान रखने के लिए एना उन्हें बताती है कि एक्चुअली में ये बात कुछ बुरी भी नहीं थी। जो सुन नोआ उसकी वजह पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि कैमरा तो ये खूबसूरत मोमेंट्स को कैप्चर कर लेता। जिस पे एना रोज वाइस की तरफ देखते कहते हैं कि हर मैजेस्टी हमेशा से बताती रहती थी कि एक ड्रैगन की जिंदगी बहुत ही लंबी होती है, तो उनके साथ कोई भी चीज जो अच्छी हुई है वो एक ना एक दिन एक्सपायर हो जाएगी। इसलिए आज रोज वाइस के लिए ये छोटी सी ब्यूटीफुल मोमेंट बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। तो इस याददाश्त को वो अपने दिल में ही स्पेशल बनाकर बिठाए रखे, वो उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। और यहाँ पर लियोन से पकड़ता हुआ गिर जाता है और रोज वाइस काफी हंसने लगते हैं और वो दोनों बच्चियां भी अपनी माँ का मुस्कुराता चेहरा देखकर इस बात को बिल्कुल समझ आती है। और यहाँ पर अब रोज वाइस और लियोन भागते हुए थोड़ा थोड़ा बीच के अंदर आ चुके थे और रोज उससे बचती हुई लियोन के ऊपर लगातार पानी छिड़कना शुरू कर देती है। और लियोन पानी से बचता कहता है, फीमेल ड्रैगन रुको रुको, बस वेट करो मेरा। कि तभी पानी फेंकते खेलते खेलते रोज वाइस का पैर स्लिप हो जाता है और वो फटाफट चिल्लाते पीछे की ओर गिरने लगते हैं। लियोन
लियोन फटाफट उसे सावधान करता तेजी से उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है और फिर एक ही पल में फटाफट रोज की कमर को पकड़कर सीधा उसे अपने सीने के साथ लगा डालता है। और उस पल उस मोमेंट की वजह से रोज वैस का चेहरा एकदम ब्लश करने लगता है और वो एकदम शर्माने लगती है। और लियोन का भी कुछ डिफरेंट हाल नहीं था, उसका चेहरा भी एकदम गर्म और लाल हो चुका था और वैसे ही उनकी दूरियां थोड़ी और कम होती है और रोज उसके चेहरे को पकड़ती उसके और करीब बढ़ती है और वहाँ पर फिर से उनकी एक किस होती है, वो किस जो उनकी दूरियों को और भी काफी गुना कम कर दी थी। और क्योंकि यहाँ पर तगड़ा ही रोमांटिक सीन चल रहा था, एना फटाफट बच्चों की आंखों को ढक देती है और बताती है कि इस चैप्टर का ये पेज तो बच्चों को देखने को नहीं मिलेगा, तो सभी बच्चों अपनी आंखें बंद कर लो। और फिर उसके कुछ पल बाद लियोन और रोजवाइस दोनों ही पीछे हटकर उस जगह पर शर्माते हुए खड़े थे। और फिर रोजवाइस आइस ब्रेक करती कहते हैं कि कहानी परफेक्ट थी या फिर नहीं थी, ये सब कुछ डिपेंड करता था एंडिंग पे, यानी आखिर उस कहानी का अंत कैसे होता है। और इसीलिए रोजवाइस लियोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, तो प्यारे लियो, क्या तुम्हें हिम्मत होती है क्रोपियो का हाथ पकड़ने में जिसके साथ तुम कंपेटेबल भी नहीं हो। और इस बात से उसका वही मतलब था जो पहले उस फॉर्च्यून टेलर ने उनकी कंपेटेबिलिटी के बारे में बताया था। और लियोन भी सांस लेता मुस्कुराता है रोजवाइस की ये बात को सुनकर और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता जाता, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और बताता है कि यहाँ पर डरने की कोई भी बात नहीं थी। वैसे ही सनसेट में वो दोनों से बीच में अकेलेपन की उस अपनी राह की तरफ बढ़ते रहते हैं और यहाँ पर लियोन और रोजवाइस के ये डेट इस शानदार सनसेट में एक परफेक्ट एंड होता है। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं नोआ के स्कूल का सीन, जहाँ पर वो काफी अच्छी स्पीच देती है अपने पेरेंट्स के बारे में कि कैसे उसके पेरेंट्स आपस में इतने लवली डबली होने के बाद भी काफी अजीब से कपल है। जो बातें सुन वो शर्मा भी रहे थे पर खुश भी थे क्योंकि नोआ के उस कॉन्वर्सेशन पूरा होने के बाद उसे उसका एक्सीलेंट रिपोर्ट भी मिला था। और फिर रात का सीन आ जाता है और हम लियोन को उसके कमरे में बिस्तर के नीचे अपना मुंह छुपाए देखते हैं और बिस्तर के नीचे कुछ हलचल करने के बाद वो फटाफट अपना सर निकालता बाहर आता है और हम देखते हैं कि लियोन के हाथ में कुछ फोटोज थी जिन्हें देखता वो कहता है मैंने सीक्रेटली बनी गर्ल फोटोज को प्रिंट आउट करवा लिया था जो मैं रोजवाइस के साथ डेट पर गया था, पर बेशक मुझे यहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से छुपाना पड़ेगा। और फिर एक एक कर हर एक को छुपाने के बाद वो सोच रहा था कि अब आखिर उसे ये आखिरी पिक को किस जगह पर छुपाना चाहिए कि यहाँ पर वो इधर उधर देखे ना था कि उसे अपने कमरे की तरफ बढ़ते कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं और वो जान जाता है ये बेशक रोजवाइस होगी, इसलिए वो फटाफट कोशिश करता है एक जगह ढूंढकर उस आखिरी बची फोटो को भी कहीं छुपाने की। और क्योंकि फिलहाल के पास उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो फटाफट ड्रॉर के पास जाकर फोटोज को उसके बीच में डाल देता है और फटाफट सोफे पर पलट जाता है। और वहाँ पहुंचते हुए रोज को भी एक भारी आवाज आती है और फिर वो लियोन के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और बात यह है कि वो सोफे पर बैठा हुआ एक किताब को खुद पढ़ रहा था और तभी एकदम एक्टिंग करता कि उसने रोजवाइस को सिर्फ अभी ही नोटिस किया था। वो घूरता कहता है, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहे तुम्हारा आज फिर से मेरे कमरे में सोने का इरादा तो नहीं। जो सुनती की मुस्कुराहट में था रोज कहती है कि आखिर क्यों नहीं, कि क्या ये चीज मुमकिन नहीं थी और या फिर वो उसके कमरे में सो नहीं सकते। जिस पे लियोन चिढ़ता उठता किताब को टेबल पे रखता कहता है, जो करना है करो, तुम कौन सा सुनने वाली हो। कि तभी अंदर ही अंदर एकदम मुस्कुराता वो अपने मन में कह रहा था मजा आएगा क्योंकि इस बार ट्रम्प कार्ड मेरे हाथ में है और चाहे तुम्हारे पास जो मर्जी ट्रैक हो फीमेल ट्रैक है, तुम उन्हें इस्तेमाल भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि तभी उसी पर उसी के पास कहीं सोफे पर बैठी रोजवाइस तभी उससे क्वेश्चन पूछती है, हे लियोन तुम्हें असल में बर्नी गर्ल्स पसंद है ना। जो बात तभी लियोन सुनता है और एकदम हैरान होता चिल्लाता कहता है, क्या क्या मतलब तुम्हारा, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला। और ये बात से एकदम इसलिए घबरा गया था क्योंकि उसे लगा था कि कहीं असल में उसका सीक्रेट रोजवाइस इन बर्नी गर्ल आउटफिट कलेक्शन उसके सामने तो नहीं आ गया, पर ऐसा नहीं था। रोजवाइस उल्टा उसे बताने लगती है कि उसी पिछली रात लियोन ने अपनी नींद में काफी बातें कही थी और उसी पर लियोन ने ये भी बताया था कि वो अपनी उस फीमेल क्लासमेट को बर्नी गर्ल कपड़ों में देखना चाहता है और ये बात उसने काफी एक्साइटेड होते भी कही थी, ऐसा रोजवाइस का मानना था। जो बात सुनकर साफ इनकार करता लियोन चिल्लाता है, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अपनी नींद में भी ऐसी झूठी बकवास कभी नहीं कर सकता और अगर मुझे किसी को कहना भी होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें कहूंगा मेरे लिए बर्नी गर्ल कपड़ों में आकर मुझे उस चीज को दिखाने के लिए। और ये बात सुनकर रोज ऐसे एकदम हक्की बक्की हो जाती है और शर्माती पीछे हटती सोचती है कि इस बंदे ने तो इस बात का फायदा उठा लिया और उल्टा ही अपनी दिल की बातों को साफ साफ उसके सामने जाहिर कर दिया। बट स्टिल अपने आप को शांत करती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखती रोज मैं फैसला लेती है लियोन को थोड़ा और सताने का और फिर वो से कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो कपड़े डालूं तो सपने देखते रहो क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कभी भी बर्नी गर्ल के कपड़े नहीं डालने वाले। और ये सब डिक्लेरेंस था कि लियोन बस इस चीज के सपने ही देखता रह जाएगा। और अब ये बात सुनने के बाद लियोन को एक बात तो पता चल जाती है कि रोजवाइस को उन फोटोज के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था, वरना वो ये बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती ही
नहीं, यानी लियोन के पास अभी भी एडवांटेज थी और तभी मोमेंट का फायदा उठाता। लियोन भी बराबरी एक मुस्कुराहट देता कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, पर सोचो और बताओ कि तुम क्या करोगे अगर तुमने मेरे लिए बर्नी का आउटफिट डाल दिया था। जो बात सुनकर रोज कहती है कि उसे नहीं पता कि लियोन क्या प्लान कर रहा था, पर अगर वो उस पर मैजिक इस्तेमाल कर उससे वो बर्नी का आउटफिट डलवाने की सोच रहा था तो उस चीज का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी आंख है। लियोन की कोई भी छोटी मोटी मैजिक ट्रिक का पता लगा सकती है और उसे ज्यादा से ज्यादा ही चिढ़ाने के लिए वो लियोन के सामने एक और शर्त रख देती है कि अगर लियोन जिंदगी में कभी भी उससे बर्नी का आउटफिट कपड़े कभी भी डलवा पाया तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और मौके का फायदा उठाने से पहले लियोन एक और बार शोर होता पूछता है, तुमने ये बात कह तो दी है, पर बाद में तुम पीछे तो नहीं हटोगे ना? जिस पे आँख कहती रोज हंसती कहती है, हाँ सीरियसली ध्यान से सोचो ड्रैगन स्लेयर, अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो फिर क्या होगा? तुम इस बात को मुझसे भी बेहतर तरह से जानते हो। और उसे लगा था कि लियोन उसे कुछ करने की कोशिश करेगा, पर उल्टा वो सोफे से उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और सामने का डोर खोलता उससे कुछ निकालता कहता है, मेरे प्यारे क्वेन, मुझे कोई भी छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आने वाले समय के लिए पहले से ही हर एक चीज की तैयारी कर रखी थी और मैं तुम्हें दिखाऊंगा अब एक मास्टर पेयर। और तभी वो रोज वाइस के बर्नी का आउटफिट फोटो सीधा टेबल पर पटक कर दे मारता है और उसके बाद एक और फोटो, फिर एक और फोटो, और ये कहता रहता है, और ये वाली तो कमाल की है, और ये वाली देखो ये तो लाइफ टाइम फोटो है, और ये वाली का जरा पोस्ट तो देखो, और उसके बाद आती है ये वाली, ये वाला तो दुनिया में बना गया सबसे कमाल का पीस है, एक परफेक्ट आर्ट। और वो ये बातें चिल्लाता क्या ही रहा था कि तभी वो सारी की सारी तस्वीरें एक ही पल में पर्पल सी आग में जलकर राख हो जाती है। जो देखते ही लियोन जान जाता है कि रोज में सच में काफी गुस्सा थी और एकदम कोल्ड आवाज देती वो पूछती है कि आखिर इन फोटोज को कब फोटोग्राफ करवाया गया था? जिस पे लियोन भी थोड़ा पीछे हटता कहता है कि जैसा सोचा था ड्रैगन की रानी को गुस्सा तो बहुत आया था। और फिर थोड़ा शांत होता वो कहता है, अरे अरे शांति बनाए रखो और याद करो उन दिनों का जब तुम ब्लड कर्स की वजह से कुछ टाइम के लिए एकदम बेहोश हो रखे थे। जो सुनने के बाद ही रोज वह सब कुछ समझ जाती है कि लियोन ने उन पलों में भागने की जगह उसका फायदा कैसे उठाया था। और फिर एकदम गुस्से में वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर लियोन का प्लान उसे ये फोटोज दिखा कर धमकाने का था ताकि वो उससे अपना काम करवा पाए। और अब रोज वाइस लियोन को उसकी शर्ट से पकड़ती उसे खींचती गुस्से से पूछती है कि क्या सच में लियोन का उससे यहाँ पर धमकाने का प्लान था? जिसमें लियोन उसे शांत करता बताता है कि ना 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और उसने ऐसा कभी कहा कि वो उसे धमकाना चाहता था, बल्कि उल्टा यहाँ पर रोज वाइस ही तो थे जिसने कहा था कि अगर उसने कभी भी ये बर्नी कल अपनी जिंदगी में डाल लिया था वो कुछ भी करने को तैयार थी जो भी लियोन उसे कहेगा। और बेशक अपनी शर्त को रोज भी याद रखती है और अपने शब्दों से पीछे न हटे। उसकी शर्ट को छोड़ती वो वापस जाकर उस आरामदायक सोफे पर बैठ जाती है और लियोन से पूछती है कि आखिर फिर वो क्या चाहता था अब उसे करने का, क्योंकि ये शर्त तो यहाँ पर लियोन जीत गया था। जिस बात से एकदम मुस्कुराता हुआ लियोन एक आइडिया देता कहता है, हाँ सच याद आया, तुमने भी कुछ मिनट पहले मुझे कहा था कि तुम कभी भी मेरे लिए ये बर्नी का कपड़े नहीं डालोगे, और वैसे भी तुम्हारी खींची गई ये फोटो तब की है जब तुम खुद से सो रहे थे और तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर तुम इस चीज को मानोगे नहीं, तो इसलिए शर्त के मुताबिक मैं चाहूंगा कि तुम रात को यहाँ पर आप बर्नी का कपड़े डालकर वो भी मुझे स्पेशली दिखाने के लिए। जिस पे रोज वेस कहती है कि अगर वो यहाँ पर लियोन की बात नहीं मानेगी तो फिर वो क्या ही कर लेगा। जिस पे लियोन तानाशाही तरीके से कहता है कि फिर मत मानो कोई बात नहीं, पर अगली बार वो अपनी बहन से मिलने जाएगी तो उसने इस फोटो को पहले से ही देख लिया होगा। और रोज वेस को तो पता ही है कि अगर एक बार उसकी बहन ईशा के पास ये फोटो पहुंच गई तो वो उससे ये कलेक्शन के तौर पर जमा कर लेगी। लियोन ये भी बताता है कि वो बड़ी स्क्रीन में रोज वेस की ये फोटो लगाकर पूरी फैमिली को एंजॉय करवाएगी। और गुस्से में रोज वाइस टेबल पर हाथ फेरती चिल्लाने लगती है कि अभी अभी उसने इन फोटोज को चलाया था, यानी फिर लियोन के पास और भी काफी फोटोज बैकअप में थे। और वही बात वो लियोन से पूछती है, जिस पे मुंह फेरता वो बताता है कि उसके पास बैकअप में बस 2 और सेट थे, बट एक्चुअली में वो यहाँ भी सेफ्टी के लिए झूठ बोल रहा था और उसके पास 4 और सेट्स थे उन फोटोज के। खैर इन बातों को छोड़कर रोज के करीब उसके कंधे पे हाथ रखता वो उससे बताता है, तो रोज वाइस तुम्हें मेरी बात अच्छे से माननी होगी और अच्छा बर्ताव भी करना होगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये बर्नी कर डाले कपड़ों वाली फोटोज और ये राज के तुम में कैसा दिखती हो तुम्हारी बहन तक ना पहुंचाए। और ये सारा ब्लैकमेल होने के बाद गुस्से में रोज वेस फटाफट वहां से उठ जाती है और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ने लगती है। और पीछे से ये आवाज देता लियोन से कहता है, क्या हुआ, वादे से डर कर भागने लगी हो? ये मत कहना कि हर मैजेस्टी अपने वादे से भी झूठी है। जिसमें लियोन को अपना मुंह बंद रखने को कहती रोज बताती है कि वो बस कपड़े ढूंढने के लिए जा रही थी। जिसपे लियोन रिप्लाई देता बताता है कि वो रोज वेस को थोड़ा टाइम देकर तैयार
तैयार होने के लिए और रिजल्ट चेक करने के लिए वो उसके कमरे में शाम के 7 बजे तक आ जाएगा। और उसके जाने के बाद चैन की सांस लेता लियोन कहता है, खैर यहाँ तो चीजें काफी अच्छी गई, अब मेरी बारी है आगे का प्लान एकदम अच्छे से सेट करने के। और रात हो जाती है, 7 भी बज जाते हैं और लियोन वहाँ से बढ़ रहा था रोजवेस के कमरे की तरफ ही। और तभी कमरे अंदर झांकता लियोन उससे आवाज देता पूछता है कि क्या उसने कपड़े डाल लिए हैं। और कमरे के अंदर अधेरा की रोजवेस एक चादर में छुपे एकदम भोली से दिख रही लियोन को बताते हैं कि उसे बनी एयर्स नहीं मिले थे, तो इसलिए वो कॉस्प्ले पूरा तो नहीं कर पाई। जिसमें लियोन भी कहता है कि खैर क्योंकि ये रोजवेस का फर्स्ट टाइम था तो इस बार के लिए वो रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा कम करने को तैयार था और बनी एयर्स के बगैर भी काम चल जाएगा। और न जाने क्यों आज नाजुक दिख रही रोजवेस शर्माती उसे बताती है कि ठीक है वो उसके साथ कोऑपरेट करने को तैयार थे और जो भी लियोन चाहता था वो भी। पर उसके बाद लियोन को भी वो बैकअप में रखी गई फोटोज को जलाना पड़ेगा और अगर वो इस बात को समझता है तो ठीक है। जिसपे लियोन उसकी तरफ बढ़ता बताता है कि ये तो उसके मूड पे ही डिपेंड करेगा कि वो उन फोटोज के साथ क्या करना चाहता है। और तभी वो उससे ढके गए कपड़े से पर्दा फेरता है और हम फाइनली देख पाते हैं जागी हुई रोजवेस को उस बनी गर्ल आउटफिट के अंदर। और ऐसा कोस्प्ले करने के बाद रोजवेस भी भोली वाली सी लग रही, काफी शर्मा रही थी और मुंह फेर कर नीचे की ओर ही देख रही थी। और उसे देखने के बाद तो लियोन का चेहरा एक ही पल में लाल पड़ जाता है क्योंकि उसके सामने का ये नजारा काफी आलीशान सा था कि वो अपने मन में भी कहता है, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा एक्साइटिंग होगा मेरे फेवरेट कैरेक्टर के सेट को सबसे स्पिरिटेड क्रीचर के ऊपर देखना। और तभी उसी पल रोजवेस का ड्रैगन मार्क चमकने लगता है सिर्फ की सिर्फ लियोन की वजह से, क्योंकि उसके दिमाग की उल्टे फुलटे ख्याल बढ़ते जा रहे थे। और जितना यहाँ पर रोजवेस शर्मीली तरह से बिहेव कर रहे थे उतना ही उसके लिए ये खेल एक्साइटिंग होता जा रहा था। और वैसे ही शर्माती रोज भी कह रही है कि क्या उसने काफी देख लिया है तो अब शायद इतना काफी होगा। जिस पे लियोन साहब मना करता कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी तो उनके पास यहाँ पर करने के लिए काफी चीजें थी। और तभी पास ही एक ड्रॉवर है जहाँ पर रोज ने वही टूल्स रखे थे जो उसने पिछली बार लियोन के ऊपर इस्तेमाल किए थे। लियोन उस ड्रॉवर से एक विप निकालता है और उसे पकड़ता वो रोज से कहता है, तो मेलकेफ साहब आराम से बैठो क्योंकि अब क्लास शुरू करने का वक्त आ चुका है और हम बात करेंगे उस होमवर्क के बारे में जैसे तुम्हें पूरी रात करना पड़ेगा। और नीचे बेड में बैठी रोजवेस गुस्से में सोच रही थी कि ये बंदा पक्का उससे बदला ले रहा था उस पिछली बार के लेसन का जो रोजवेस ने उसे बुरी तरह दिया था। और वह इस बात से काफी इरिटेटेड है और सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए कि लियोन उसे टीच करता कहता है, तो अपने टीचर की बात सुना और ड्रैगन स्लेयर के 3 हॉनर्स और 3 शेम को याद करते कहो जब तक तुम उन्हें अपने दिल में ना भर लो, क्योंकि ये एक ऐसी महानता है जो हर एक प्राउड ड्रैगन स्लेयर के दिल में होते हैं। जिस पे रोजवेस क्वेश्चन फेरती हाथ खड़ा करती बताती है, लेकिन टीचर आपको नहीं लगता कि एक्चुअली में मैं एक ड्रैगन हूँ, कोई ड्रैगन स्लेयर नहीं। जो बात सुनते ही अपनी वेब से रोज का चेहरा अपनी दिशा में मोड़ता लियोन कहता है, अपने एटीट्यूड देख कर रखो मेलकर और तुम्हें यहाँ पर सिर्फ वही करना है जो तुम्हारा टीचर तुम्हें करने के लिए कहता है। जो बात सुनते एकदम लाल फिरे चेहरे से रोजवेस हाँ कह देती है, यानी अब वो काम करने को तैयार थे। और फिर लियोन आगे समझाता उसे बताता है कि पहला रूल था एम्पायर के लिए लॉयल होने के लिए प्राउड होना और दूसरा ड्रैगन क्लैन से संबंध बनाने में शर्म करना। जो बातें रोजवेस भी बोलती तो है पर उसके शब्द स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही धीमे होते जा रहे थे, जो चीज सुन पाना भी मुश्किल था। जो चीज देखता है तभी लियोन उसकी थाइस के थोड़ा ऊपर उससे विप को मारता है जिससे रोजवेस की एक दर्द की आवाज आती है और फिर वो चीखती लियोन पर चिल्लाती उसे कहती है कि आखिर ये क्या बात हुई और वो उसे मार क्यों रहा था, जबकि उसने उस चीज को वापस से पढ़ा जो भी लियोन ने उसे कहा था। जिसमें मना करता लियोन उसे कहता है कि रोजवेस ये काफी धीमे बोल रहे थे और उसे अब ये फिर से बोलना होगा, वो भी एकदम जोर से। और रोजवेस 2 पलों के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है पर यहाँ पर वो कर भी कह सकते थे, इसलिए वादे को निभाने के लिए वो चिल्लाती उस पूरी बात को जोर जोर से वापस से बोलने लगती है और बिल्कुल वैसा ही पढ़ देती है। जो देखता लियोन भी काफी इंजॉय कर रहा था और उसे बार बार वही रीडिंग को पढ़ने के लिए कह रहा था। और वैसा ही करते जा रही रोजवेस गुस्से में अपने मन में सोच रही थी, हराम खोर ड्रैगन स्लेयर, बस अगली बार अपने आप को तुम बचा कर रखना, मैं इस चीज का तुमसे 10 गुना ज्यादा बदला लूंगी, हराम खोर के पिल्ले। और फिर वैसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है और लियोन कहता है कि मेलकेफ तो सच में काफी समझदार थे कि उसे ड्रैगन स्लेयर्स के 3 हॉनर और शिम्स याद भी हो गए थे और अब वो अच्छी तरह बोल भी पा रहे थे। जिसपे वो भी गुस्से में अपने टीचर को शुक्रिया करती है और फिर लियोन को कहती है कि टीचर अब तो क्लास को खत्म करने का टाइम भी हो गया था। जिसपे बिना घड़ी देखा लियोन कहता है कि हाँ टाइम तो सच में हो गया था और तभी वो अपनी शर्ट को उतारने लगता है, जिसे देखकर 2 पल के लिए रोजवेस शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो यहाँ तक कि उसे परेशान करेगा पर टाइम से उसका मतलब क्या था इतना अंदाजा तो उसे भी लग गया था। और एकदम मुस्कुराता हुआ लियोन उसे कहता है, तो स्टूडेंट अब टाइम हो चुका है, थोड़ी कल
कल्चरल चीजों को जानने का, जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि आखिर तुम कितना कर अच्छा स्कोर ले पाती हो। और अब बिस्तर में एक दिशा रोज वेस को लेटाने के बाद लियोन ऊपर चढ़ा उसे कहता है कि आज वो जानेंगे फॉरेन कल्चर की जहन शक्ति और अब्जॉर्प्शन के बारे में, जिस बात का पूरी तरह मतलब ना समझती। रोज वेस उसी की बात को वापस से रिपीट करती है, यानी पूछती है कि आखिर लियोन कहना क्या चाहता था। और उसका लाल चेहरा देखता लियोन उसे कहता है, मार्कफ, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा यह ड्रैगन मार्क क्यों चमक रहा है? तो क्या इतनी बात काफी नहीं है ये जानने के लिए कि मेरी बातों का आखिर क्या मतलब है? और धीरे धीरे कर लियोन अपने हाथों से रोज वेस के चेहरे को इधर उधर छूने लगता है और अपनी उंगलियों को रोज वेस के लिप्स के सामने रखता कहता है, मार्कफ, तुम काफी नोटी हरकतें कर रही हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने टीचर को ये फ्लर्टिंग के इशारे देने के? हम देख पाते हैं कि लियोन भी एकदम लालो शाह हो रखा था और फिर वैसे ही वो उसे किस करने के लिए बढ़ता है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में हुई गई उस किस के बाद उनके लिए किस विस करना काफी नेचुरल हो चुका था। और रोज वेस को भी अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी जितनी उसे पहले कभी किस करते वक्त आती थी। और या फिर एक्चुअली में ऐसा था कि उससे पहले से ही ये किस की फीलिंग का एहसास काफी अच्छा लगने लगा था और उसका ड्रैगन मार्क बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है। और उनकी ये किस जो रुक ही नहीं रही थी बहुत ही टाइम तक उस जगह से उसकी आवाजों को आना जारी रखती है। और फिर उस किस को खत्म करने के बाद लियोन उसे पीछे मुड़ने का इशारा करता है, जो जगदम सुनकर रोज वेस को तो कुछ पता तक नहीं चलता क्योंकि उन्होंने किस करना भी अभी बंद किया था। तभी उसे पकड़ता लियोन जगदम ही घुमा देता है और उसके कानों के करीब आता कहता है वही ड्रैगन स्लेयर के 3 हॉनर्स और शेम्स को उसे सुनाने को जो उसने इतना टाइम लेकर उसे याद करवाए थे। जो जगदम सुनने के बाद रोज उसे कहती है कि आखिर लियोन करना क्या चाहता था और ऐसे टाइम के अंदर वो उसे क्या चीजें बोलने के लिए कह रहा था। जिस पर लियोन कहता है, मार्कफ, तुमने सुना नहीं, जो मैंने कहा है बिल्कुल वही करो। और रोज बस पे उसे रिपीट करने लगती है वही उस रीडिंग को जो लियोन ने उसे याद करवाई थी, कैसे एम्पायर के लिए रॉयल रहो और ड्रैगन क्लैन के साथ जुड़ने के लिए शर्म करो। और तभी लियोन उसके कानों की तरफ आता जो खुद एकदम रैबिट की तरह लाल हो चुके थे। लियोन उससे कहता है, तो सब क्या गया, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? और फिर वो आगे की भी सेइंग पढ़ने लगती है जो हम ऑडियंस ने पहले नहीं सुनी थी कि उससे पहले वो अच्छे से बोल पाते। लियोन उसे छेड़ता उसकी टेल को पकड़ लेता है और उसे इधर उधर से लाता किस करता है। और वो फीलिंग काफी अजीब सी थी जैसे रोज वाइस बिल्कुल ही नहीं जा पा रही थी। और उस थोड़ी देर के वो एहसास के बाद वो पीछे मुड़ती गुस्सा होती चिल्लाती है कि अब वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं करने वाली और ना ही उस 3 ऑनर्स को वापस बोलने वाली है। तो लियोन उसे चुपचाप जैसा दे सकता था। जो सुन लियोन मुस्कुराता कहता है, देखो मार्कफ, ये मेरी गलती नहीं है कि तुम होमवर्क करने से इनकार कराएगा और खुद जैसा को चूज कराएगा, पर ख्याल लगता है कि तुम फॉरेन कल्चर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर पहले से दर्द सहना सीख चुकी हो। तो अब तुम्हें इतना भी पता होगा कि दर्द को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। कि रोज वैसे एकदम ही गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है, आराम को ड्रैगन स्लेयर। और फिर काफी टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है और वहाँ बिस्तर में लेटी हम रोज वैस को देखते हैं जो अभी भी जाके रखी थी कि उसके बिस्तर से बाहर निकलता। लियोन उसे बताता है, मार्कफ, तुमने आज काफी अच्छा काम किया, पर खैर अब तुम्हारी एक्साइटमेंट को वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज का लेसन सिर्फ इतना ही था, बाकी का फिर कभी देखेंगे। जो सुनते ही रोज वैस गुस्सा हो जाती है, उस बात को मजाक की तरह बनाता। लियोन उसे बताता है कि खैर वो भी अपने कमरे में जा रहा था, तो रोज वैस को भी इतनी मेहनत करने के बाद हो सके जितनी रेस्ट चाहिए उतनी कर लेनी चाहिए। जिस बात से एकदम इरिटेट होकर रोज अपने पिल्लो के साथ लिपटते गुस्से में कहती है, आराम कर ड्रैगन स्लेयर, जिस पल मुझे वो फोटोज मिल जाएंगे मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी, बस तुम सब्र रखो। और फिर अगला दिन आ जाता है और विंडो से बाहर हम देखते हैं लियोन को मून के साथ जो उसकी ट्रेनिंग दे रहा था। और रोज बस ये चीज एक्चुअली लियोन के कमरे से ही देख रही थी क्योंकि वो उसके कमरे में उन फोटोज को ढूंढने आई थी। और वो कमरे में हर जगह ढूंढती है, सोफे के नीचे, बिस्तर के नीचे, दीवारों के पास, दरवाजे के पीछे। और कमरे का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी उसे वो फोटोज नहीं मिल पाते, जिससे परेशान अब वो सोचने लगती है कि आखिर इस ड्रैगन स्लेयर ने इन फोटोज को छुपाया कहाँ है, क्योंकि सिर्फ इन फोटोज को ढूंढने के बाद ही वो वापस अपना कंट्रोल उस पर ले पाएगी और फैमिली की अपनी उस पोजीशन पर आ पाएगी, वरना ये आराम को अभी उस पर पूरा कंट्रोल कर रहा था। तभी रोज को उनकी तरफ बढ़ने की एक आवाज आती है, इसीलिए वो फटाफट छुप जाती है एक बाथरूम के अंदर और उसका दरवाजा कसकर बंद कर लेती है। यहाँ बाहर वरांडा में हम देखते हैं लियोन और मून का। और लियोन अपनी बेटी को बताता है कि आज डैडी को थोड़ा काम था तो वो इसके बाद तो उसके साथ नहीं खेल पाएगा, तो वो एना के साथ जाकर खेल सकती है। जिस पे मून भी पूरी तरह से मान जाती है, खुशी खुशी वहाँ से भागती हुई चली जाती है ताकि वो देख पाए कि एना क्या कर रही थी। कि तभी फिर अपने दरवाजे के पास आकर लियोन जब उसका लॉक पकड़ता है और पाता है कि दरवाजा पहले से ही खुल रखा था। जो देखता वो कंफ्यूज हुआ कहता है,
अजीब बात है, मुझे अच्छे से याद था कि मैं कमरे का दरवाजा बंद कर गया था। और फिर वो कमरे के अंदर आने के बाद वो इधर उधर आसपास के हर एक सामान को देखने लगता है और पाता है कि फर्निशिंग तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थी और रखी चीजें भी बिल्कुल वैसी थी जैसा वो उन्हें छोड़ कर गया था। पर कमरे को सूखने के बाद उसे वहाँ पर फैली हवा में से एक हल्का हल्का फ्रेगनेंट सा सूखने को मिल रहा था, जो बेशक लियोन को तो अच्छे से याद था। जैसे खुश होता वो कहता है, जैसा मैंने सोचा था, रोज बस पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे इन फोटोज को ढूंढने के। और फिर जोर से बोलता वो कहता है, हाँ डियर, मैं अपना कोट गार्डन में भूल गया और वो कोट भी मेरा एकदम फेवरेट कोट है, मुझे फटाफट जाकर उसे वापस लाना चाहिए। और वैसे ही फिर कमरा एकदम साइलेंट हो जाता है और रोज बस जो कि बाहर से कान लगाकर हर एक बात को सुन रही थी, उसने लियोन की कोट लेने जाने वाली बात को भी सुन लिया था। इसलिए वो चैन की सांस लेती कहती है कि चलो अब उसे फटाफट यहाँ से जाना चाहिए, उससे पहले वो यहाँ पर वापस आ जाए। कि तभी जब फिर वो दरवाजा खोलती है तो वो सामने पाती है खड़े हुए लियोन को, जो एक्चुअली में उसके ही बाहर आने का वेट कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो अंदर ही छुपी होगी। उसे देखकर रोज को झटका लगता है और वो फटाफट कमरे को जोर से बंद कर मारती है, जो देखकर लियोन भी बस खड़ा ही रहता है और सोचता रहता है कि आखिर से कितना कर बड़ा झटका लगा होगा जो उसने ऐसा रिएक्शन दिया था। और गुस्से में रोज कहती है कि सराम को ड्रैगन स्लेयर ने उसे बेवकूफ बना दिया। लियोन बाहर से आवाजें देता कहता है, मार्कस, तुम अपने टीचर के कमरे में चोरी छुपे आई हो, कहीं तुम्हारा कुछ चुराने का प्लान तो नहीं? और अब फिर बाहर से लियोन उसके दरवाजे को खटखटाना शुरू हो जाता है और बाहर से आवाज देता कहता है कि मिल्की आखिर बाथरूम के अंदर जाकर क्यों छुप रही थे? क्या उसे क्लासेस को शुरू करने के इतनी ज्यादा जल्दी हो रही थी? जिस पे रोज वाइस पूरी तरह इनकार करती बताती है कि ना ऐसा हो ही नहीं सकता और बाहर से उसे पूरी तरह चिढ़ाने की कोशिश करता। लियोन अजीब ढंग से बोलने लगता है। तो अगली बार हम देखेंगे कि कैसे मिस्टर कॉस्मोड ने मिल्की के लिए एक गाना बनाया, वो भी एक मैसेज के साथ। तुम्हारा बनने का आउटफिट कल रात काफी कमाल का था। लिटिल बन्नी ओपन द डोर, आई वांट टू कम मींस वी कैन डू इट मोर। और ये बातें सुनकर रोज वाइस अंदर से एकदम चिल्लाती बताती है कि हरामखोर लियोन यहाँ पर कुछ भी चिल्ला रहे, वो अब तो इस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली, क्योंकि वो उसके इरादे एकदम जान पा रही थी। और फिर डोनॉ को पकड़ता लियोन बताता है कि वो सिर्फ 3 तक काउंट करेगा और अगर तब तक वो इस दरवाजे को नहीं खोल पाया तो उसकी बहन को अब से पूरे 3 घंटे के अंदर रोज वाइस के बनी के आउटफिट पहने फोटोज मिल जाएंगे। और फिर वो 3 से काउंटडाउन शुरू करता है कि काउंटडाउन के ना ही जाने देती, उसी पर रोज वाइस गेट को पूरा खोल डालती है और उसे देखते एकदम मुस्कुराते लियोन कहता है, शाबाश, ये है ना बात मिल्की, तुम जानते हो चीजों को सीरियसली कब लेना है। और फिर बस ने एक स्टेप लेकर वो रोज वाइस की तरफ बढ़ता आने लगता है और उल्टी घबराती रोज वाइस उससे पीछे हटने को बताती कहती है, तुम आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और वैसे ही पीछे जाते जाते उसका शोल्डर लगने की वजह से उससे वहाँ का शावर भी ऑन हो जाता है और वो दोनों भीगने तो लगते हैं। पर लियोन उससे दीवार के साथ लगा था, वो शावर के बीच भी उसे लॉक करने से पीछे नहीं हटा और वो दोनों ही वहीं नीचे भीगी जा रहे थे। और फिर लियोन उसे कहता है, तो तुम जानना चाहते हो ना कि मैं करना क्या चाहता हूँ? तो वो है चीजों को सही रास्तों पर लाना और उन्हें सुधारना जैसे कि वो होनी चाहिए। और उसके बाद ऐसी चीजें लाइनें सुनने के बाद आगे का आउटकम रोज वेस्ट जानती थी और वहीं दोनों फिर किस करना शुरू हो जाते हैं और अपनी टेल भी डोर के पास ले जाकर ये बाय चांस कोई आकर उन्हें देख न ले, बाथरूम के दरवाजे को भी बंद कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि रात के 2:30 बजने वाले थे और रात के उस टाइम में रोज वाइस को भी जाग आ ही जाते हैं और उठती वो बातें हैं कि वो लियोन के साथ ही सो रखी थी हौजी के कमरे के अंदर। और उठती वहां से जाने ही लगती वो कहती है कि ये हरामखोर तो इस बार उसने बिल्कुल भी नहीं बख्श रहा था, पर वो देख पा रही थी कि सोते वक्त वो स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर भी एकदम डिफेंसलेस हो रखा था और वो उसे जो चाहे कर सकती थी। बट क्या फायदा, उसे ऐसे फोटोज थोड़ी न मिल जाएंगे। और तभी उसे याद आता है कि रात के 2:30 बजने वाले थे और ये तो एक्चुअली में वही टाइम था जब लियोन को सोते वक्त कुछ भी पूछ सकते थे। इसलिए इस बार वो से पूछती है कि लियोन ने फोटोज को कहाँ पर छुपाया था। पर सो रखा लियोन इस बार कोई भी शब्द नहीं बोलता, यानी ये टेक्निक इस बार काम नहीं की थी। जो देखती रोज वाइस भी कहती है कि जैसे कि लियोन के मास्टर ने कहा था, ये टेक्निक कभी कभार ही काम करती है अगर उसे इस्तेमाल करने वाला लग गया था। जिसपे वो भी कहते हैं कि पिछली बार तो वो उसके ख्यालों को जान पाई थी, पर इससे इस बार कुछ और करना होगा। और वो याद करती है कि एक्चुअली में उसे सिर्फ यही मेथड नहीं बताया गया था, बल्कि एक और तरीका था ये काम करवाने का। और फिर लियोन के सर को प्यार से सहलाती रोज वाइस उसकी करीब आती कहती है, लियोन मुझे वहाँ पर ले चलो, वहाँ पर जहाँ पर तुमने इन फोटोज को असल में छुपा रखा है। और तभी लियोन अजीब सी आवाजें निकालने लगता है क्योंकि उसका शरीर एक्चुअल में हिलना शुरू हो गया था। और तभी वो स्लीप वॉकिंग में उठ जाता है, जो देखकर रोज खुश हो जाती है कि शाबाश, अगर एक तरीका काम नहीं किया तो दूसरा तो कर गया। और फिर स्लीप वॉकिंग में ही उठकर अपनी शर्ट वगैरह डालकर वो वहाँ से कमरे से
ही बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे रोज वाइस आती कहती है, मर्द के नाम की कुत्ते, जब तुम सुबह जागोगे और पाओगे कि वापस से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। और वैसे ही चलते चलते वो कैसल से बाहर तक आ जाता है और रोज वाइस उसका पीछा करते करते सिल्वर ड्रैगन कैसल की पिछली पहाड़ियों तक आ जाती है। और बाहर उस चांदनी रात को देखते हुए रोज वाइस मन ही मन देखती सोच रही थी कि ये ड्रैगन स्लेयर तो सच में ही काफी चालाक निकला। और तभी तो वो उन फोटोज को उसके कमरे में वो कुछ भी कर ले पर नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि पिछली पहाड़ियों पर आकर फोटोज को ढूंढना बिल्कुल ही नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि इसका अंत कब जाकर होता है और फोटोज तो वैसे भी फिर भी तुम्हें नहीं मिलने वाली। पर फिर भी ये बातें छोड़कर ना जाने क्यों रोज वाइस को लग रहा था कि जिस रास्ते से लियोन उसे लेकर आ रहा था वो काफी अजीब सा था, क्योंकि एक्चुअली में लियोन उसे बहुत ही इधर उधर रास्तों से यहाँ तक लेकर आया था, जो सभी रास्ते उन रास्तों से मैच करते हैं जो उस दिन लियोन ने उसे दिखाए थे। उसी रात जब वो उसे एक एक कर बाहर के सभी रास्तों लेकर गया था कि तभी चलता चलता लियोन रुक जाता है और रोज वाइस को लगता है कि अच्छा वो वहां तक पहुंच गए थे कि तभी रुक कर लियोन पीछे की ओर मुड़कर एकदम चुपचाप शांति से उसकी ओर देखने लगता है और उसे एकदम रुक कर और हल्का सा मुस्कुराहट देता देखकर रोज को पल नहीं लगता जानने में कि वो तो फंस गई। और वो शो को दिखाते हैं कि ये हरामखोर ने तो इस बार भी उसे बेवकूफ बना दिया और एक्चुअली में आज तो ये पूरी रात सोया तक नहीं था और उसने पूरा रोज वाइस के साथ प्ले अलोंग किया और वैसा ही कर उसे इन रास्तों से लेकर आ गया। और फिर लियोन पर चिल्लाते वो कहते हैं कि लियोन को अब और ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साफ साफ ही जान चुकी थी कि लियोन पहले से जागा हुआ था। जिस पे लियोन उसे बताता है, मैं नहीं जानता कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या था और तुम मुझ पर किस तरह का जादू का इस्तेमाल कर मुझे अपनी बातों को मनवाना चाहती थी, पर लगता है कि तुम्हारा ये जादू इस बार काम नहीं कर पाया। जो बात सुनकर रोज एक बात तो रियलाइज करती है कि एक्चुअली में यहाँ पर लियोन को इतनी बात पता ही नहीं थी कि वो स्लीप वॉक करता है और इसलिए उसे लग रहा था कि रोज वाइस उस पर कोई मैजिक इस्तेमाल करना चाहती थी। और फिर हाथ फैलाता लियोन कहता है कि क्या मेलकव को वो सारी जगह याद है जहाँ जहाँ जगह से वो उसे यहाँ तक लेकर आया था। और वो उससे पूछता है कि इन बाहर की सभी जगहों में से मेलकव की फेवरेट कौन सी थी, जिस पे रोज पीछे जाती जाती ट्री से टकराती रुकती कहती है कि उसे बाहर की कोई भी जगह पसंद नहीं थी, खासकर ये वाली। जो बात सुनने के बाद लियोन को यही तो चाहिए था और रोज वाइस को ट्री के साथ लगा था और उसे प्यार से छूता वो बताता है कि अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो वो आज की क्लास को यहाँ पर स्पेशली रखेंगे और अपने काम को भी यही अंजाम देंगे। और उस रात हमें रोज वाइस की जंगल से एक जोर की चीख सुनाई देती है जो गुस्से में उस ड्रैगन स्लेयर को कोस रही थी कि हराम खोर ड्रैगन स्लेयर, और वो उसे छोड़ेगी नहीं। और अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे रोज वाइस का प्लान होगा इस सिचुएशन से कुछ भी कर निकलने का, और वो इस्तेमाल करेगी अपने एक टूल का, उस लेटर का जो टाइगर ने उसे दिया था, मैं भी ऐसे बार्गेनिंग शिप। और खैर फिर यह एपिसोड तो यही पर खत्म होता है। और अगर आपको ये एपिसोड काफी पसंद आया है तो जाने से पहले इस वीडियो को लगातार हाइप करना मत भूलना, जो कि आप एक्चुअली में 3 बार कर सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ 3 बार कर दो और साथ ही साथ कमेंट के अंदर एक इंटरेस्टिंग सा कमेंट लिखना भी मत भूलना। और इस बार का गोल रखते हैं पूरे 530 कमेंट, जो होते ही मैं कुछ चैप्टर इकट्ठा होते ही वीडियो को डाल दूंगा। और फिर लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।